ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हम क्लास 3 डिस्कस करने जा रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक का, जिसमें हम आज देखेंगे छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास योजनाएं। पहले भी हमने 2 क्लास में यानी कि क्लास 1 में और क्लास 2 में छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास की योजनाएं डिस्कस किया है। आई बटन में क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम देखने जा रहे हैं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। तो ये क्या होता है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पोषण से संबंधित है। इसको जानने से पहले आप ये जानिए कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके तहत 6 कार्यक्रम होते हैं, है ना। 6 कार्यक्रम में एक कार्यक्रम होता है पूरक पोषण आहार, है ना। 6 सेवाएं होती हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में, यानी कि ICDS, जिसको हम बोलते हैं एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम ICDS को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक आप केवल ये जानिए कि ICDS में 6 सेवाएं होती हैं, जिसमें कि एक सेवा है पूरक पोषण आहार। फिर आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी इस टॉपिक का, ठीक है। लेकिन आज हम क्या देखने जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास की जो योजना है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें समेकित बाल विकास परियोजनाओं में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था। इसमें क्या है? प्रदेश में ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली 6 सेवाओं में से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो इसमें सबसे पहले आप ये जानिए, इसमें 3 कैटेगरीज के बेनिफिशियरी होते हैं। बेनिफिशियरी मतलब 3 प्रकार के हितग्राही होते हैं, जिनके लिए ये पूरक पोषण आहार कार्यक्रम चालू किया गया है। तो पहला हितग्राही कौन है? पहला हितग्राही है 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चे, ठीक है। दूसरे हितग्राही कौन है? 3 वर्ष से 6 वर्ष के आयु के बच्चे। तथा अब थर्ड कौन है? गर्भवती व शिशुवती महिलाओं, है ना। यानी कि यदि पूछता है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के हितग्राही कौन है ना, और ऑप्शन दिया रहेगा, तो आंसर क्या होगा आपका? 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चे, फिर 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, तथा महिला, कौन सी महिला? गर्भवती एवं शिशुवती महिला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है इसमें? नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन। आंगनवाड़ी से ये सेवा प्राप्त होती है, तो आंगनवाड़ी में क्या मिलेगा? नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन। किस तरह से? आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन 105 ग्राम के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम सभी जानते हैं आंगनवाड़ी में कौन जाते हैं? बच्चे जाते हैं हमारे, है ना। प्री प्राइमरी से पहले बच्चे आंगनवाड़ी में जाने की क्या है, हम आंगनवाड़ी में बच्चों को डालते हैं जिससे उनको स्कूल जाने की आदत पड़े। तो वहाँ पे क्या होगा? 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को क्या मिलेगा? संपूर्ण भोजन मिलेगा। भोजन के साथ क्या मिलेगा? नाश्ता मिलेगा। और कौन से बच्चे, चाहे वो सामान्य हो या कुपोषित बच्चे हों, उनको क्या मिलेगा? भोजन एवं नाश्ता। साथ में क्या मिलेगा? नाश्ते में क्या देंगे? रेडी टू ईट फूड, जो कि 75 ग्राम, उबला भीगा चना, देसी गुड़, भुना मूंगफली दाना, गुड़। प्रतिदिन अलग अलग नाश्ता चक्रानुक्रम में प्रदाय किया जाता है। फिर उसके बाद जो आपको याद रखना है वो मैं बताती हूँ। 3 से 6 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को उपरोक्तानुसार नाश्ता एवं गर्म पके हुए भोजन के साथ अतिरिक्त रूप से रेडी टू ईट फूड 85 ग्राम प्रदाय किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो सामान्य बालक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सामान्य बच्चे होते हैं, यानी कि कुपोषण का शिकार नहीं है, उनको 75 ग्राम नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते में रेडी टू ईट फूड, है ना। लेकिन जो अत्यधिक कुपोषित बच्चे हैं उन्हें 85 ग्राम
कितना 85 ग्राम रेडी टू ईट फूड उपलब्ध कराया जाता है। कहाँ से? आंगनबाड़ी केंद्रों से। ठीक है। साथ में नाश्ता एवं चावल आधारित गर्म पके हुए भोजन प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा? कौन देता है? आंगनबाड़ी में तो देते हैं, लेकिन कौन रहता है वहाँ व्यवस्था करने के लिए? महिला स्व सहायता समूहों की जो महिलाएं होती हैं वो, तथा ग्राम पंचायत नगरीय निकायों के माध्यम से ये सेवा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसमें से आपको जो याद करना है वो क्या याद करना है? यदि क्वेश्चन बनेगा तो क्या बन सकता है कि रेडी टू ईट फूड सामान्य बच्चों को कितना दिया जाता है? तो क्या आंसर होगा? रेडी टू ईट फूड सामान्य को 75 ग्राम और कुपोषित बच्चों को 85 ग्राम। ये क्वेश्चन आ सकता है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रेडी टू ईट फूड में 6 माह से 3 वर्ष के आयु के सामान्य बच्चों को, वो क्या था हमारा ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 से 6 वर्ष। ठीक है, इसमें था। फिर उसके बाद लेकिन जो 6 माह से 3 वर्ष की आयु के सामान्य बच्चों को 135 ग्राम और यही कुपोषित बच्चों को 211 ग्राम तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को 165 ग्राम। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको जो याद करना है, जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो बता रही हूँ, जिससे आपको एग्जाम में रिकॉल करने में इजी हो। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पूरा क्वेश्चन आपको याद क्या क्या करना है। ठीक है, यदि आप कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है, नहीं लेके बैठे तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल जो ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे फ्री PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, है ना। तो आपको जो याद करना है तो क्या है, वो ये है कि फर्स्ट थिंग क्या है, 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चे जो सामान्य हैं उनको कितना रेडी टू ईट फूड दिया जाएगा? 135 ग्राम। ठीक है, और जो कुपोषित बच्चे हैं उनको 211 ग्राम और जो महिलाएं हैं गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को कितना दिया जाएगा? 165 ग्राम। कितना याद करोगे अब? 135, 211, 165। बार बार बोलो, याद हो जाए। 135 फर्स्ट और लास्ट वाला तो याद हो जाएगा ना। 135, 165, 135, 165, बीच में क्या है? 211। इस तरह से आप याद कर सकते हैं ना। फिर साथ में गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है, जो कि जैसे कि हम देखें कि स्व सहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के 20.84 लाख यानी कि क्या है, 20,84,000 बच्चों तथा 4,04.69 लाख गर्भवती शिशुवती महिलाओं, इस प्रकार कुल 25.53 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इससे हो सकता है कम क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन फिर भी आपको याद करना है कि पूरा क्वेश्चन कितने को लाभार्थी कितने हैं। तो लाभार्थी में बच्चे कितने लाभार्थी हैं? 20.84 लैक्स। कितना? 20.84 लैक्स। और महिलाएं गर्भवती एवं शिशुवती महिलाएं कितनी लाभान्वित है? 4.69 लाख। अब याद कैसे करोगे इसको? 4 5 20, तो 4 और 20 का आंकड़ा पहले याद कर लो, 4 और 20। फिर नेक्स्ट थिंग जो याद करना है वो 6 9, इधर याद कर लो 6 और 9। ठीक है, 4 6 9, इस तरह से 4 6 9। इधर पे क्या है? 2084। इस तरह से याद करोगे तो याद होगा। 2084, 2084 जैसे कि मैंने ग्राम वाला कितना बताया, 135 याद करो पहले, फिर लास्ट में 165 और बीच में 211। इस तरह से याद कर लो। अब इसको क्या याद करना है आपको? कितनों को लाभ अभी तक मिला है। तो कैसे याद करोगे? जो बच्चे हैं, क्योंकि 3 कैटेगरीज के हितग्राही हैं, है ना, 3 प्रकार के हितग्राहियों को उपलब्ध कराए। तो बच्चों को एक कैटेगरी में रखा गया है और महिलाओं को एक कैटेगरी में। लाभार्थी की यदि हम बात करें तो बच्चे कितने लाभार्थी हैं? 20.84 लैक्स। उसको कैसे याद करोगे? 2084। क्या? 2084। फिर उसके बाद क्या याद करना है? महिलाएं, तो महिलाएं कितना? 469। ऐसे याद करो, 469 याद हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? वित्तीय वर्ष 13-14 में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम हेतु
460 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। ये कब चालू हुआ था? 13-14 में चालू हुआ था। तो उसके ये आंकड़े दिए गए हैं, है ना। किसकी? ये जो है ये महिला एवं बाल विकास, आप ये इसको जाकर के चेक कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास की जो वेबसाइट है वहीं पे ये उपलब्ध है ना, ये कार्यक्रम जो भी चल रहे हैं। तो ये जो है एकदम फैक्ट है, यानी कि करेक्ट डेटा है, ये गलत डेटा नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या है? किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना अंतर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, यानी कि जो सबला योजना चलती है किसके लिए चलती है? किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो उसमें क्या है? किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को भी पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। अब ये फोर्थ बेनिफिशियरी आ गए, यानी कि चौथे हितग्राही। ठीक है, अब इसमें क्या है? योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं तथा 14 से 18 आयु वर्ग की सभी किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन 5 रुपए के मान से पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू किया गया है, अर्थात पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पर होने वाले वास्तविक व्यय का 50% केंद्र शासन द्वारा तथा 50% राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। सबला योजना राज्य के रायपुर, बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, गरियाबंद, बलौदा बाजार, कोंडागांव, सूरजपुर, बलरामपुर एवं सरगुजा जिले में लागू है। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है ना। जो किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रोग्राम चलता है उसका नाम है सबला योजना। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सबला योजना किससे संबंधित है? जैसा कि नाम से पता है, सबल बनाना है, जो अबला है उनको सबला करना है ना। तो सशक्तिकरण, तो सशक्ति अबला यानी कि नारी है ना, तो उनकी सशक्तिकरण के लिए यदि कोई प्रोग्राम होगा तो वो क्या होगा? सबला। यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं ना। तो ये क्या है? किशोरी जो बालिकाएं हैं, है ना, तो बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम है सबला योजना। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट ये हुआ, ये जो पूरक पोषण आहार कार्यक्रम है उसमें किशोरी बालिकाओं को भी हितग्राही बनाया गया है। कौन सी किशोरी बालिकाएं हैं? जो 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी यानी कि स्कूल नहीं जाती हैं जो लड़कियां, वो हैं उनको, और साथ में जो 14 से 18 वर्ष की सभी किशोरी बालिकाएं, चाहे वो शाला जा रही हो चाहे न जा रही हो, है ना, वो सभी हैं। उनको क्या किया जाएगा? 5 रुपए के मान से क्या किया जाएगा? पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जो जो चीज़ पूरक पोषण आहार के तहत बाकियों को मिलती है तो इन किशोरी बालिकाओं को भी दिया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जा रहा है? इसको केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में। केंद्र प्रवर्तित योजना मतलब होता है, एक होता है सेंट्रली। देखो क्या है, आप पॉलिटी में यदि पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आप सुन लीजिए। ठीक है, 2 प्रकार की स्कीम, कोई भी योजना होती है तो वो 2 प्रकार की होती है। जैसे कि केंद्र से चालू होती है ना योजनाएं, जैसे केंद्र में लागू हुई हैं तो किस तरह की योजनाएं होती हैं? तो 2 प्रकार की योजना होती। क्या होती है? उसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, है ना, और दूसरी क्या होती है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? केंद्र प्रवर्तित योजना। क्या? केंद्र प्रवर्तित योजना। ठीक है, तो क्या होता है केंद्र प्रवर्तित योजना में? यानी कि आधा भार, यानी कि मान के चलो 100 रुपए, एक एग्जाम्पल के लिए है ना, 100 रुपए यदि किसी स्कीम में किसी योजना में खर्च आ रहा है तो 50 रुपए वो केंद्र लगाएगा और 50 रुपए कौन लगाएगा? राज्य सरकार लगाएगी। ये किस में होता है? केंद्र प्रवर्तित योजना में होता है। ठीक है, और जो यही जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, यानी कि उसका पूरा वहन जो है, खर्च वहन कौन करेगा? केवल केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, इस तरह से 2 प्रकार की स्कीम होती है। तो वही लिखा है, जो ये पूरक पोषण आहार है, जो सबला
जिनको दिया जा रहा है ना, जो सबला प्रोग्राम के अंदर, सबला योजना के अंतर्गत जो पूरक पोषण आहार किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए है, तो वो जो है केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में उसको लागू किया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे ये योजना लागू है, तो कहाँ पे लागू है? रायपुर, बस्तर, रायगढ़। सबसे पहले रायपुर, बस्तर, रायगढ़। फिर राजनांदगांव, गरियाबंद। इसको आप ना संभाग से याद करो। संभाग से कैसे याद करोगे? मान लो रायपुर है, ठीक है, तो रायपुर याद कर लो। रायपुर के साथ में क्या याद करोगे? गरियाबंद, बलौदा बाजार, है ना। रायपुर, गरियाबंद, बलौदा बाजार, इस तरह से ये याद हो गया आपको। फिर उसके बाद दुर्ग में आ जाओ, तो दुर्ग में क्या क्या है आपका? दुर्ग में है आपका राजनांदगांव, ठीक, राजनांदगांव, केवल राजनांदगांव है। फिर उसके बाद आ जाओ बस्तर संभाग में, तो बस्तर संभाग में क्या है? कोंडागांव, कोंडागांव है। फिर उसके बाद क्या है? बस्तर है, कोंडागांव, बस्तर। फिर उसके बाद सरगुजा संभाग में चले जाओ, तो सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। फिर बिलासपुर संभाग में कौन सा है? रायगढ़। यानी कि सबसे ऊपर से देखते हैं ना, ऊपर में 3 है, 3 कौन से? यानी कि सरगुजा संभाग में कितने? सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, 3 हो गए। फिर उसके बाद बिलासपुर संभाग में 1 है जो कि रायगढ़ है, ठीक। फिर उसके बाद दुर्ग संभाग में कौन है? राजनांदगांव है, केवल 1 है। फिर यही हम रायपुर में देखते हैं, तो रायपुर है, बलौदा बाजार है और गरियाबंद है। जब बस्तर संभाग में हम आते हैं तो क्या क्या है वहां पे? कोंडागांव और बस्तर। इस तरह से याद करो, 3-1-1, पहले याद करो 3-1 है ना। 3-1 किस कौन कौन से? 3 ऊपर में सरगुजा, 1 बिलासपुर में, 1 दुर्ग में। फिर उसके बाद 3 फिर से किस में है? रायपुर में है, और 2 किस में है? बस्तर में। इस तरह से याद हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे महिला जागृति शिविर। तो महिला जागृति शिविर का इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, जैसे कि जागृति से पता चल रहा है, तो इसमें क्या होगा? महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना है, ठीक है। विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत व संगठित करना तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। तो फर्स्ट थिंग, अब क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि महिला जागृति शिविर का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इनको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि कानूनी अधिकार, ठीक है। फिर इनके लिए जो भी कुप्रथाएं हैं, यानी कि जैसे कि घरेलू हिंसाएं होती हैं, है ना, तो उसके लिए कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत करना है ना। कुप्रथाएं जैसे चल रही हैं तो उसके लिए क्या करना है? महिलाओं को जागृत करना है। थर्ड थिंग क्या करना है कि उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जो राज्य के द्वारा चलाई जा रही हैं, केंद्र के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम है, इसके प्रति उनको जागरूक करना है, यानी कि उनको जानकारी देना है, ठीक है। जैसे कि जागृति से पता चल रहा है, महिला जागृति शिविर। फिर आयोजन कौन कर रहा है? विभाग द्वारा इस हेतु प्रदेश के ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला स्तरों पर समय समय पर महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। यानी कि जागृति कैसे करते हैं, यानी कि जागृत कैसे करते हैं महिलाओं को? शिविर लगा करके, है ना। नेक्स्ट थिंग क्या है? महिला स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो महिला स्व सहायता समूह जो होती हैं सभी ग्रामों में होती हैं, है ना, तो इसमें होता क्या है? जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार, यानी कि जिले क्या है बताते हैं कि हमारे यहाँ कितनी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, तो कितना है? 68। इसको याद कैसे करोगे? 68071 है। इसको याद कैसे करोगे? 68 0 71, 68 याद कर लो और 71 याद कर लो, 68 71, है ना। 68 71 बीच में शून्य। इसको याद इजली वे में कैसे याद कर सकते हो? 678, 678, बस ये है। अब नंबर है याद तो आपको ही करना है, तो लेकिन ईजीएस्ट वे है 678, बस उसका पोजीशन देखना है कि वो कहाँ पे है ना। 6 7 8, फिर उसके बाद क्या है? 10, है ना, उल्टा करके। महिला स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार। 68 71 याद करना ज़्यादा सही है, 68 0 71, है ना। महिला स्व सहायता समूह है जिनके तहत लगभग 8,03,000
महिलाएं संगठित हुई हैं तथा इन समूहों द्वारा 53,08,00,000 रुपए की राशि बचत की गई है। प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्कूल मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए रेडी टू ईट एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन के साथ साथ विभिन्न कार्य किया जा रहा है। यानी कि इनको काम क्या क्या मिला है। सबसे पहले अभी हम लोग देखें आंगनबाड़ी पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, ठीक है। फिर मध्याह्न भोजन इन्हीं के द्वारा। फिर केंद्र के हितग्राही, आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए रेडी टू ईट फूड, जैसे कि हम देखें। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये इनके काम है। जो याद करना है वो ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कितनी स्व सहायता समूह है, तो 68,071, ठीक है। फिर उसके बाद इनके लिए क्या संगठित राशि कितनी उपलब्ध कराई, कितनी महिलाएं हैं और कितनी राशि है ना। तो महिलाएं कितनी है 8.03 लाख, ऐसे याद करो 8.03 लाख महिलाएं। राशि कितनी है 53.08 करोड़। सिंपल है ना, याद कैसे करोगे, महिलाएं कम है पैसे ज़्यादा हैं, ऐसे मतलब कि याद करने का एक तरीका होता है। यानी कि कैसे याद करोगे, स्व सहायता समूह 1000 में, एक मतलब हिंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन याद मतलब आप सही कर सकते हैं ना। एक बार एलिमिनेशन मेथड्स जिसको हम बोलते हैं, एलिमिनेशन में क्या अच्छा क्या सुने थे हम वहाँ पे, यानी कि 1000 हैं, यानी कि स्व सहायता समूह 1000 में है, ठीक है। फिर उसके बाद महिला कितनी लाभान्वित हो रही हैं, लाख में है। फिर उनके लिए पैसे कितने लगाए गए हैं, करोड़ों में गए हैं। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से भी इसको याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट थिंग, योजना का उद्देश्य क्या है, तो असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना, ठीक है। फिर महिलाओं को समूह में छोटी छोटी बचत करने तथा अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के प्रति पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन देन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना। महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण। जो स्व सहायता समूह का उद्देश्य है सशक्तिकरण है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट ये है असंगठित है तो उनको क्या करना है, संगठित कर देना है। फिर क्या करना है, उनको बचत कि आप भी बचत करो, है ना, और अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को खुद ही पूरा करो। तो उसके लिए क्या है, स्व सहायता समूह आपस में ही लेन देन उसमें जिसमें चलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग क्या है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है विवाह से संबंधित है। तो विवाह से संबंधित में क्या है, प्रदेश में गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संबंध में होने वाली कठिनाई को देखते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की गई है ना। उसमें क्या होता है, उद्देश्य क्या है, गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाले फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देने, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से मनोबल, आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन देन की रोकथाम करना। ये तो सिंपल है, उद्देश्य शायद ही पूछा जाएगा इसका, जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो ये है। योजना के अंतर्गत सहायता जो दी जाती है वो है ना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की, तो कौन कौन है देखो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जिनको क्या मिलता है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत जो आते हैं, जिनके पास ये कार्ड है, तो उनकी 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को योजना के अंतर्गत लाभ दिलाया जाना है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000, इसमें से वर वधु हेतु श्रृंगार सामग्री पर राशि 5,000, अन्य उपहार सामग्री पर राशि 14,000, वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में राशि 1,000 रुपये तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 5,000 रुपये तक व्यय किया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्या को भी शामिल किया गया। अब इसमें पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन हितग्राही हैं, ऐसे कौन से परिवार हैं जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। तो कौन कौन लाभान्वित हो रहे हैं? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, जो गरीबी रेखा है ना। फिर उसके बाद क्या है? मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार, ये है। साथ में कौन है? अनाथ, विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याएं। कौन कौन? अनाथ, विधवा, निराश्रित कन्याएं भी इसमें शामिल होंगी। ठीक है। साथ में अब मिल कितना रहा है, सरकार कितना दे रही है? सरकार दे रही है 25,000 रुपये। 25,000 में सबसे पहले जो आपको याद करना है, वर वधू के श्रृंगार के लिए कितना है? 5,000। फिर उसके बाद कितना है? जो उपहार सामग्री होती है कि चलो देना है ना उपहार में, तो उसके लिए कितना खर्च किया जाएगा? 14,000। फिर 14,000 के बाद 1,000 रुपये किस में खर्च किया जा रहा है? 1,000 वधू के बैंक ड्राफ्ट। यहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्टली मतलब बन सकते हैं, इस तरह से यही टॉपिक है ना। तो बैंक ड्राफ्ट में कितना जा रहा है? 1,000। साथ में 5,000 रुपये प्रति कन्या राशि। अब पूछा जाएगा प्रति कन्या राशि कितना निर्धारित किया गया, तो आंसर क्या होगा? 5,000, है ना। याद कैसे करोगे? 25 है, 25 को कैसे डिवाइड करोगे आप? सबसे पहले 5, 14, 1, 5 याद करने का ये तरीका, इस तरह से याद करो। 5, 14, 1, 5। अब जो 5 है सबसे पहले, तो किसके लिए है वो? सबसे पहले श्रृंगार, है ना, दुल्हन के लिए श्रृंगार हो गया। फिर दूल्हा दुल्हन के लिए श्रृंगार। फिर 14,000 ज़्यादा राशि है, ज़्यादा राशि में उपहार होगा, फिर उपहार हो गया। 1,000 में क्या होगा? बैंक ड्राफ्ट में जाएगा, बैंक में कन्या के। ठीक है। फिर 5,000 में क्या होगा? 5,000 में प्रति कन्या राशि, यानी कि शादी के लिए जो पैसे लग रहे हैं, है ना, उसके लिए 5,000, यानी कुल मिला के 25,000 रुपये सरकार खर्च कर रही है। ठीक, इस तरह से आज हमारा छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास योजना का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे आने वाले सेशन में हम और भी डिस्कस करेंगे सिलेबस का। पार्ट 1 कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। PDF आपको ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द सेशन। ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग।